गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। गाइस ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना चाहिए। आज के जो प्रश्न है आपके पी ब्लॉक के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न है। इससे पहले हम आपको पूरी सिलेबस से यानी पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस से जो 15 महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरी प्रश्न है यानी जो टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन है आपको करा चुके हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं यानी अल्फा गर्ल्स एंड अल्फा बॉयज जो डेली के क्लास में प्रेजेंट होते हैं, वे सभी लोग उन सभी लेक्चर्स को देख चुके हैं और तैयार भी कर चुके हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप लोग भी तैयार कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। सीरियल नंबर से आपको 15 के 15 वीडियोज 15 के 15 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तैयार कर लीजिए गाइस, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किए तो केवल उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। गाइस इस लेक्चर का या फिर सभी क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हम क्लास का पीडीएफ के साथ में आपका टेस्ट वगैरह भी लेते हैं। टेस्ट सप्ताह के अंतिम दिन में होता है, टेस्ट से पहले आपको बता दिया जाता है। टेस्ट देने के लिए या फिर क्लास के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गाइस अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए गाइस आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में सभी लोग इस लेक्चर को लाइक कीजिए, लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखिए। निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा प्रश्न आपको तैयार भी हो जाएगा और याद रखने में आसानी भी होगी। तो गाइस चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर आपके 7 प्रश्न हैं। ये सातों के सातों प्रश्न जो हैं आपके वर्ग 16 पी ब्लॉक के वर्ग 16 के प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है आपके सामने H2O जिसे आप लोग जल कहते हैं और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में किसका बंध आबंध कोण अधिक होता है और क्यों होता है, ये प्रश्न है। गाइस ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए समझते हैं कि किसका बंध आबंध कोण अधिक होता है और क्यों होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, H2O और H2S में किसका बंध आबंध कोण अधिक होता है। ठीक है, किसका बंध आबंध कोण अधिक होता है। देखिए गाइस H2O जो होता है H और O से मिलकर बना होता है। H2S जो होता है H और S से मिलकर बना होता है। H2O में जो हाइड्रोजन होता है इसका विद्युत ऋणात्मकता जो होता है कितना होता है 2.1 होता है और ऑक्सीजन का 3.5 होता है। जहां पर अगर H2S की बात करें, यहाँ पर En मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी H2S की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है 2.1 होता है और सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 होती है। आप लोग सोचेंगे सर ये विद्युत ऋणात्मकता कैसे याद कर लिए। मैं आपको पूरी की पूरी आवर्त की विद्युत ऋणात्मकता याद करने की बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। जल्द ही हम आपको ट्रिक का वीडियो लेकर आएंगे। ये विद्युत ऋणात्मकता इतना इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेबस में कि कोई भी प्रश्न आप विद्युत ऋणात्मकता से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यह प्रश्न आज भी आपको काम देगा, कल भी काम देगा, वही जिंदगी के पास भी और जिंदगी के बाद भी, समझ लिए। तो ये सभी विद्युत ऋणात्मकता आपको हम याद कराएंगे। बाकी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, H2S और H2O में किसका बंध आबंध कोण अधिक होता है। देखिए H2O में जो विद्युत ऋणात्मकता अंतर अधिक होता है एज कंपेयर H2S में। अगर यहाँ पर अंतर देखें तो 2.3.5 माइनस 2.1 इतना अंतर देखेंगे तो 1.4 का अंतर है। और यहाँ पर इसका अंतर देखेंगे तो 2.5 और माइनस 2.1, तो यहाँ पर कितना का अंतर है 0.4 का अंतर है। यानी कि H2O में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है एज कंपेयर H2S में। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक होने के कारण H2O में बंध कोण अधिक पाया जाता है, बंध कोण अधिक पाया जाता है एज कंपेयर H2S में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर के कारण H2O में H2O का आबंध अधिक होता है
होता है H2S से, ठीक है। यानी विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होने के कारण H2O का बंद आबंध अधिक होता है H2O से। कितना होता है H2O का बंद आबंध? H2O का जो बंद आबंध होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना है तो कर लीजिएगा। 104 यानी 104.5 डिग्री। कितना होता है? 104.5 डिग्री। और H2S की बात करें, H2S की बात करें यहाँ पे 94 डिग्री होता है, ठीक है। तो गाइस समझ में आया आप लोगों को? क्या चक्कर है यहाँ पे? विद्युत ऋणात्मकता का चक्कर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का चक्कर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आकर्षण, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी H2O में इसका अंतर देखिए 1.4 है, और यहां पर H2S का यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का अंतर 0.4 है। तो इसमें H2O में हाइड्रोजन जो सल्फाइड से अधिक आबंध पाया जाता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक है। कितना होता है इसमें आबंध? देखिए H2O का आबंध जो होता है 104.5 होता है, ठीक है, और H2S का आबंध जो होता है 94 होता है। तो इसे लिख लीजिएगा आप लोग, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। H2SO4 द्विक्षारक अम्ल है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करते हैं हम लोग। H2S जो है आपका, H2SO4 द्विक्षारिक अम्ल है। ये क्या होता है द्विक्षारिक अम्ल? किसी को मालूम है द्विक्षारिक अम्ल क्या होता है? किसी को मालूम है? द्विक्षारिक अम्ल नया नाम है क्या? नहीं, नया नाम है। आइए देखते हैं द्विक्षारिक अम्ल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करने जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। क्या है? H2S द्विक्षारिक अम्ल है। द्विक्षारिक का मतलब क्या है? दो क्षार इसमें पाए जाते हैं। देखिए H2S द्विक्षारिक अम्ल कैसे आप स्पष्ट करोगे? देखिए H2S की अगर संरचना बनाई जाए, H2SO4 की संरचना अगर बनाया जाए तो इस प्रकार से बनता है। यहां पर दो, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। दो ऑक्सीजन तो इस प्रकार से जुड़ते हैं, लेकिन दो ऑक्सीजन गरीब प्रकार के ऑक्सीजन होते हैं। इन बेचारों के पास क्या होता है मालूम है? ये H होता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर द्विक्षारिक अम्ल का मतलब है कि इन दो ऑक्सीजन के पास अम्ल है, H है, इसीलिए ये द्विक्षारिक अम्ल है। यहां पर देखना, यह इस ऑक्सीजन के पास यह H है, इस ऑक्सीजन के पास यह H है, यानी दो H है, दो अम्लीय हाइड्रोजन है, इसलिए इन्हें द्विक्षारीय हाइड्रोजन है, यानी दो OH है, इसी के लिए इन्हें द्विक्षारिक अम्ल कहा जाता है। द्विक्षारिक अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर दो H है। अगर मान लीजिए इस हाइड्रोजन के पास भी ये H मिल गया, थोड़ा सा अच्छा सा H मिल गया इसके पास भी, तो यह भी त्रिक्षारिक अम्ल हो जाएगा। मान लीजिए कोई इस प्रकार से आपका H डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? त्रिक्षारिक अम्ल हो जाएगा। और यहां पे क्योंकि दो ही OH है, इसलिए यह द्विक्षारिक अम्ल है। तो द्विक्षारिक अम्ल क्यों होता है? क्योंकि इसके पास दो OH होता है। क्यों होता है? H2O के पास लिखेंगे, H2SO4 के पास दो विस्थापनीय हाइड्रोजन होता है, ठीक है। H2SO4 के पास दो विस्थापनीय हाइड्रोजन होता है, इसलिए यह द्विक्षारिक अम्ल कहलाता है। यानी H2SO4 के पास दो हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसे द्विक्षारिक अम्ल कहलाता है। तो मेरे अल्फा गर्ल्स और अल्फा बॉयज बोलिए, आपको समझ में आया कि नहीं? यहां पर H2SO4 के पास दो ही OH है। अगर मान लीजिए किसी के पास दो पत्नी है, इसके पास दो पत्नी है, दो वाइफ है, इसलिए इसे कहेंगे द्विक्षारिक अम्ल। कौन कौन है? ये H है, ये H है। H मतलब हाई पोटेंशियल वाला, ठीक है। यानी इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसलिए इसे द्विक्षारिक अम्ल कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर तीन OH होता तो त्रिक्षारिक अम्ल कहा जाता है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन, इसलिए द्विक्षारिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, साथ में नीचे ये लिख देना, क्योंकि यहाँ पर दो विस्थापनीय हाइड्रोजन है, इसलिए यह द्विक्षारिक अम्ल है।
तो आप इसे लिख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको मालूम है, अगर H2SO4 के पास में चीनी रख दिया जाए तो चीनी काली पड़ जाती है। क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। वो क्यों होती है, आज की यह वीडियो में आपको पता चलेगा। चीनी काली क्यों पड़ जाती है? अगर सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में चीनी रख दिया जाता है तो चीनी भी काली पड़ जाती है। उसका वजह ये क्या है, यह आज आपको बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, इसी में आपको वजह पता चलेगा। देखिए, जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? H2SO4 एक निर्जली कारक के रूप में होता है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यही है। ठीक है, तो निर्जली कारक के रूप में होता है, स्पष्ट कीजिए। यह आपको बताना है क्यों निर्जली कारक के रूप में होता है। यानी कि अगर इसको जिसके पास में रखते हैं उसका जल को बाहर निकाल लेता है। अगर आपके पास में रखा जाए तो आपके शरीर से पूरा पानी खींच लेगा, आप गिर जाओगे, मर जाओगे, सॉरी मरोगे नहीं, आप गिर जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको ग्लूकोज लगा देगा। बात समझ में आया? H2SO4 इतना खतरनाक होता है कि किसी के पास में रखा जाता है तो उसका जल ही वापस खींच लेता है, ऐसे ऐसे करके। जब यह चीनी के पास में रखा जाता है तो चीनी का पूरा जल खींच लेता है, इसलिए चीनी काला हो जाता है। अगर आपका पूरा जल खींच ले कोई तो आप क्या हो जाओगे? पीले हो जाओगे ना, लेकिन चीनी काला हो जाता है। तो H2SO4 बहुत ही अच्छा निर्जली कारक के रूप में है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीनी के पास में H2SO4 रख दिया जाता है तो चीनी का रंग काला हो जाता है, क्यों हो जाता है? स्पष्ट कीजिए, या फिर H2SO4 का निर्जली कारक गुण को स्पष्ट कीजिए। कोई भी प्रश्न पूछिए, आपको लिखना यही है। देखिए क्या लिखना है, यह चीनी के जल को अवशोषित करके काला कर देता है। H2SO4 चीनी के जल को अवशोषित करके काला कर देता है। यह चीनी के जल को अवशोषित करके काला कर देता है। कौन? H2SO4। क्यों करता है काला? क्योंकि यह जल को बाहर कर लेता है। चीनी का सूत्र क्या होता है भाई साहब? C6H12O6। ये तो चीनी का सूत्र होता है, सॉरी ये तो आपका ग्लूकोज का होता है। ठीक है, चीनी का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज होता है चीनी, और इसका सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, इसके पास में अगर हम H2SO4 को रख दें, H2SO4 का रख दें, सांद्र H2SO4 को। ठीक है, ठीक है, यह आपका सांद्र H2SO4 है। सांद्र H2SO4 को रख दें तो क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पे 12C आपका अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। 12C आपका अलग हो जाएगा, H2O आपका अलग हो जाएगा। 12C आपका अलग हो जाएगा, 11 H2O आपका अलग हो जाएगा। H2O अलग हो जाएगा, 12C अलग हो जाएगा। यानी कि ये पूरा H2SO4 है, इस चीनी में से जल को ही बाहर निकाल दिया। अगर आपके पास H2SO4 रख दिया जाएगा तो आप में से जल को बाहर निकाल देता है, तो शरीर काली पड़ जाती है, चीनी भी काली पड़ जाती है। और यह आपका गुण है, एक निर्जली कारक है। अतः लिख सकते हैं यहां पर, अतः सांद्र H2SO4 एक निर्जली कारक है। अतः सांद्र H2SO4 एक निर्जली कारक है। क्या है? एक निर्जली कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इसे लिख लीजिएगा, छोटे छोटे करके मैं बता रहा हूं। ये सभी प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार के, कभी कभी अति लघु उत्तरीय प्रकार के, यानी कभी कभी 1 नंबर में, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले चीनी काला क्यों पड़ता है, तो आप अच्छे से जवाब दे दोगे, यही लिख दोगे कि निर्जली कारक होता है। निर्जलीकरण मतलब जल को बाहर निकाल लेता है, इसलिए चीनी काला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला में H2SO4 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला में H2SO4 कैसे बनाया जाता है? देखिए, बनाकर आप किसी का चीनी काला वाला मत करना भाई साहब, ये तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा।
काली चीज को बहुत कम लोग लाइक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है प्रयोगशाला में H2SO4 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। H2SO4 बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करना है। तो प्रयोगशाला में H2SO4 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। नहीं सॉरी, ये प्रयोगशाला में H2SO4 नहीं बनाना है, प्रयोगशाला में SO2 बनाने का वर्णन करना है। SO2 का, H2SO4 तो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है, गलती हो गया था लिखने में। प्रयोगशाला में SO2 बनाने का वर्णन कीजिए, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का। तो कैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्रयोगशाला में बनाया जाता है? प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए Na2SO4, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड मार्केट से लेकर आते हैं। मार्केट से एक झोले में रखकर सोडियम सल्फाइड लेकर आते हैं और इसकी क्रिया जो है सांद्र H2SO4 से करा देते हैं। इसकी क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 से। प्रयोगशाला में बनाना होता है तो मार्केट से हम क्या लेकर आते हैं, सोडियम सल्फाइड लेकर आते हैं और वह Na2SO3 लेकर आते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं सांद्र H2SO4 से। तब क्या होता है, यह सांद्र H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाता है, ध्यानपूर्वक देखना। Na2SO4 और इसके बाद आपका H2O और फिर साथ में SO2 बना देता है। आपको यही SO2 बनाना था। यानी प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का वर्णन करना है। तो कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड? प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है सोडियम सल्फाइड से। ये ट होता है, सोडियम सल्फाइड से सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो आपका सोडियम सल्फाइड से अगर सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो Na2SO4 साथ में H2O साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो इसे आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या है, ओजोन का एक ऑक्सीकरण तथा एक अपचायक गुण लिखिए। गाइस अगर वर्ग 16 से प्रश्न कम बनते हैं, अगर बनेगा तो ये तो जरूर पूछा जाएगा ओजोन क्या होता है भाई साहब। देखिए लड़कियों को जानते हो, लड़कियां बाहर निकलती हैं तो अपने हाथ पर ग्लव्स पहन लेती हैं और चेहरे पर खूब अच्छा खासा क्रीम। क्यों? क्योंकि सूर्य से ओजोन किरण बाहर निकलता है। अब पता नहीं सब लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, कोई अदरवाइज मत लेना। बहुत सारों को मैं देखा हूँ करते हैं ऐसा। ठीक है, क्योंकि सूर्य से ओजोन किरण बाहर निकलता है, क्योंकि ऊपर एक ओजोन परत पाया जाता है और नीचे से जो आप लोग रेफ्रिजरेटर या फिर आप लोग जो AC वगैरह चलाते हो, एयर कंडीशन में रहते हो, तो एयर कंडीशनर से CFC गैस बाहर निकलती है जो कि ओजोन परत को छेद देती है। ठीक है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरण डायरेक्ट स्किन पर पड़ता है और स्किन पे पड़ता है तो आपका अच्छा खासा गोरे रहोगे तब पर भी काला पड़ जाते हो। गर्मियों के समय में आप लोग काला क्यों हो जाते हो? इसका वजह ये होता है कि आप गर्मी के समय में जैसे बाहर निकलते हो वहां पर बाहर एकदम तैयार रहता है ओजोन किरण, अल्ट्रावायलेट किरण जो है एकदम तैयार रहता है बाहर निकलकर। जैसे ही बाहर निकलते हो आपको जो चमड़े होता है चमड़े के साथ लड़ाई करके काला कर देता है। ठीक है, तो छोड़ो जाने दो, हम उसी ओजोन गैस बनाने की हम यहाँ पर देखेंगे कैसे ओजोन गैस बनाया जाता है। ठीक है, ओजोन गैस O3 होता है, इसे कहा जाता है ओजोन। अरे बनाना नहीं है शायद, हाँ ओजोन का ऑक्सीकरण तथा अपचायक गुण लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ओजोन है, ये आपका ओजोन है। क्या है? ओजोन। O3 ओजोन है, इसका ऑक्सीकरण तथा अपचायक गुण लिखना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण गुण, इसका ओजोन का ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीकारक गुण। ओजोन का ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, यह सिल्वर को यानी सिल्वर ऑक्साइड Ag2O में कर देता है, सिल्वर को Ag2O में चेंज कर देता है। देखिए क्या होता है, अगर हम Ag लेकर आए मार्केट से, सिल्वर चांदी जो पैरों में पहनते हैं सब लोग,
पहनने वाली चीज़ है जो पैर में पहा जाता है, ठीक है। वह मार्केट से लेकर आए सिल्वर को, इसकी क्रिया करा दें ओजोन गैस से। यही वजह है कि बाहर अगर आप कभी रखते हो तो वो काला पड़ जाता है। काला पड़ने का वजह यही होता है, आप बाहर रखते हो तो काला पड़ जाता है, फिर सुनार के पास में जाते हो, सुनार उसे साफ करता है, ठीक है। तो क्या होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर को हम ओजोन गैस से क्रिया करा दें तो ये सिल्वर आपका Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है, ये बनाता है। और देखिए यहाँ पर ये सिल्वर जीरो में है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था जीरो है, और यहाँ पर जाकर कितना हो गया, +2 हो गया है, यानी इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो यह आपका ओजोन जो है एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, सामने वाले का ऑक्सीकरण कराता है। आपको मैं बहुत बार बताया हूँ कि ऑक्सीकारक का मतलब होता है कि अपना ऑक्सीकारक नहीं कराता है, अपना ऑक्सीकरण नहीं कराता है। जैसे दलाल होता है ना, ब्रोकर, वह आपका नहीं कुछ कराएगा, वो अपना नहीं कराने वाला है, वो सामने वाले का कुछ कराता है। जैसे मान लीजिए आप गए लाइसेंस बनाने, 18 साल का हो जाओगे, अभी कोई 18 साल का नहीं है, जब 18 ईयर का हो जाओगे तो लाइसेंस तो अपने से बनाओगे नहीं, किसी न किसी दलाल को पकड़ोगे, तो वो अपना लाइसेंस थोड़ी नहीं बनाएगा, आप लोगों का लाइसेंस बनवाएगा। इसी तरह से ये ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक एजेंट है, यह अपना ऑक्सीकरण नहीं कराता, सामने वाले का ऑक्सीकरण कराता है। यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीकरण कराएगा। देखिए 0 से +2 में गया है सिल्वर, ठीक है। अब चाय गुण, देखिए अब चाय गुण में कौन सा रिएक्शन है। अब चाय गुण में एक छोटा सा रिएक्शन है, यह हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, इसका अपचयन कर देता है, का अपचयन, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपचयन, यानी H2O2 है, ठीक है। यह H2O2 आपका क्रिया करता है किससे, ओजोन से, O3 ओजोन से। यह H2O2 O3 ओजोन से क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद 2O2 बाहर निकलता है, साथ में H2O, 2O2 बाहर निकलता है, साथ में H2O। तो ये आपका अपचाय गुण है, तो इसका आपको लिखना है, लिख लीजिए, सामने से हट गया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ओजोन का, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का विरंजक गुण लिखिए। सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 का विरंजक गुण, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 6 देखना, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण। देखिए SO2 जो होता है विरंजक गुण, अब विरंजक गुण से क्या आप समझते हो, यानी रंग को हटा दे। वैसे तो रंग तो सबका ही चला जाता है, आज किसी का कोई और रंग होता है, कल की कोई और रंग हो जाता है, यानी रंग को खत्म कर देता है। अगर आप एक रंगीन चीज, बाल काला है ना, बाल पे लगा दो तो सफेद हो जाएगा, यानी रंग को हटा देगा। अब ये नहीं कि सफेद को काला कर देगा, सफेद का रंग नहीं चेंज करता है, यानी कि कलर जो होता है कलर को हटा देता है। कौन, सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे क्रिया होती है मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, यह बेहतरीन विरंजक है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये SO2 आपका जल के साथ क्रिया करता है, H2O जल के साथ क्रिया करता है, तो करने के बाद आपका H2SO4 और साथ में ये हाइड्रोजन बनाता है। इस हाइड्रोजन को कहा जाता है नवजात हाइड्रोजन, ठीक है। ये नवजात हाइड्रोजन बनाता है। यह नवजात हाइड्रोजन इतना खतरनाक होता है कि कोई भी रंगीन पदार्थ लेकर आओ, आप किसी का कोई भी कुछ रंगीन पदार्थ लेकर आओ, रंगीन पदार्थ, इस रंगीन पदार्थ नवजात ऑक्सीजन के साथ, नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन। कोई भी रंगीन पदार्थ लेकर आओ, किसी के बाल के ऊपर गिरा दो, बाल काला से सफेद, सॉरी सफेद से काला, हाँ काला से सफेद हो जाएगा, सफेद से काला नहीं। सफेद से काला होता है, सब लोग यूज करने लगते हैं। आप लोगों सर ये क्या नियम बता रहे हो, कल जाके मैं यूज कर रहा हूँ। नहीं, ये आपका रंगीन पदार्थ होता है जो कि उसको रंगहीन कर देता है, रंग को बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये ऐसा होता है SO2 के साथ क्रिया करके, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसे नोट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओजोन का निर्माण विधि। इसी जगह लिख लेते हैं आपका O3 का निर्माण। अब
O3 का निर्माण, यानी ओजोन गैस का निर्माण। कैसे किया जाता है ओजोन गैस का निर्माण? देखो, ओजोन गैस का जो निर्माण होता है वह आपका कराया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन के जरिए। O2 के नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा, O2 के नीरव विद्युत विसर्जन के द्वारा आपका O3 गैस यानी मतलब ओजोन गैस बनाया जाता है। कैसे होता है? देखिए यहाँ पर 3O2, यह आपका 3O2 है, 3O2 है। इसका हम नीरव विद्युत विसर्जन करेंगे, नीरव विद्युत विसर्जन, तो आपका 2O3 बन जाएगा। यह आपका ऑक्सीजन है और यह आपका ओजोन है, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। तो गाइस, आज का यह लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे प्यारे अल्फा गर्ल्स और अल्फा बॉयज, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया है। ये सभी चीज़ें आपको तैयार हुई कि नहीं। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, पूछे भी जाते हैं और आपको तैयार भी होना चाहिए। इंटरेस्टिंग वे से आप लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सभी चीज़ों को, अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लास खत्म होते ही 1-2 घंटे के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। और सभी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो रात में 9 बजे के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।